नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं राजधानी रांची की। ईडी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ईडी को जमीन घोटाला जांच में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद से फिर पूछताछ की जा रही है। आज से ईडी के 4 दिनों के रिमांड पर भानु प्रताप है। मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। भानु प्रताप प्रसाद को होटवार से ईडी कार्यालय लाया गया है और हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी जानना चाहेगी कि हेमंत ने विवादित जमीन पर क्यों बाउंड्री करवाए थे। भानु प्रताप और हेमंत सोरेन आज कई राज खोलेंगे। वहीं प्राइवेट अमीन शैलेंद्र महतो को भी सम्मन कर आज ईडी कार्यालय बुलाया गया है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन, भानु प्रताप और शैलेंद्र महतो से ईडी पूछताछ करेगी। बता दें कि बरियातू में जमीन की शैलेंद्र महतो ने नापी की थी। सेना जमीन और भुईहरी जमीन की मापी प्राइवेट अमीन ने कराई थी। प्राइवेट अमीन सम्मन पर ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। ईडी ने जमीन से संबंधित सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। इधर राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूरे परिवार पर जमीन घोटाले मामले में लगातार संलिप्तता की कड़ी में एक और नया खुलासा सहित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में हुए गड़बड़ी मामले में सीबीआई जांच की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहा कि इस जारी वीडियो क्लिप में साफ पता चल रहा है कि जो भी वीडियो क्लिप में बातचीत हो रही है वह जमीन संबंधित है और इस संबंधित मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आ रहा है और ये इस प्रकार का नया मामला नहीं है। झारखंड राज्य में जमीन संबंधित मामलों में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री सह परिवार नाम सामने देखा जा सकता है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विषय में कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के युवा और बेरोजगार युवकों के साथ लगातार छलावा का काम करती आ रही है, जिसे वर्तमान और ताजा उदाहरण है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न पत्र लीक मामला। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्होंने जो गड़बड़ी किया है, जो काली कमाई को उन्होंने किस प्रकार से इन्वेस्ट किया है, उसका एक उदाहरण है ये। क्योंकि उनके यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, सब लोग वो पॉलिटिक्स में ही है। चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे पहले दुर्गा सोरेन थे, चाहे सीता सोरेन हो या बसंत सोरेन हो, जो कि हम सब लोग जानते हैं। कोई उन लोगों की फैक्ट्री है ऐसा तो नहीं है। तो भाई अगर उसके बाद अगर काली कमाई करेंगे तो फिर उसको तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे आप, किसी न किसी के नाम से वो इन्वेस्ट करेंगे और वो इन्वेस्ट जब करते हैं और जब आप पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं तो हमारे नाम से नहीं है। अब उसका मैं आप सबको, अभी तो आप सब लोगों ने एक संतोष मुंडा का आप सब लोगों ने बयान सुना ही, छोटा सा क्लिप है, छोटा सा, जो वहाँ पर चौकीदारी करते अपने बच्चों के साथ, शायद वहीं पर वो रहते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये ज़मीन किसका है। उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ तक बताया कि आसपास के सब लोग जानते हैं। और आज भी अगर उस ज़मीन पर अब जाएंगे, क्योंकि उस बगल में हमारे एक मित्र का मकान है, वहाँ गए थे, फिर उनके मकान में बैठ करके वही ने बताया कि ये उन्हीं का ज़मीन है, एकदम बहुत बड़ा बाउंड्री वाला, एकदम पहाड़ से सटा हुआ वहाँ तक। फिर बताया कि शायद उस पहाड़ के किनारे में उसका एक तालाब भी है वहाँ पर। तो कहने का अर्थ है कि उस आसपास के अब किसी को भी पूछेंगे, बाउंड्री वाल किया हुआ है बहुत बड़ा, वो भी पत्थर से बाउंड्री वाल किया हुआ। कभी कभी हम कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके देखना चाहिए उसको कि भाई कितना बड़ा ज़मीन है, कैसे है, आखिर वो बाउंड्री वाल को किसने किया है, फिर चौकीदार वहाँ जो रहता है उसको किसने रखा है। आसपास के लोगों से भी पूछेंगे तो आपको लोग बता देगा ये ज़मीन किसका है। पूरे राज्य के 6 लाख से अधिक बच्चे उसमें से शामिल हुए थे। उन बच्चों के भविष्य आधार में लटका हुआ है। अब जहाँ 35, 40, 50 लाख में जब बोली लग रही थी, ये लड़के लोगों ने सब जगह बताया, तो आक्रोशित लड़कों ने जब जुलूस निकाला
तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। भाई सरकार को किसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था? उस एजेंसी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए था। सरकार को जेसीसी के चेयरमैन के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी और इसके बाद जांच कराते, लेकिन उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किया, आज तक नहीं किया। जिस एजेंसी को इसका एग्जाम देने के लिए दिया गया था, उस एग्जाम उस एजेंसी के ऊपर, कायदे से तो उस एजेंसी के ऊपर पहले एफआईआर होती, जेसीसी के जो अध्यक्ष है उसके ऊपर एफआईआर होता और इसके बाद जांच होती, लेकिन वो नहीं किया। एफआईआर किसके ऊपर किया? जो बच्चे ठगे जा रहे हैं, जो बच्चे लूटे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर किया और आज वो लड़के बेचारा परेशान है। हमें तो लगता है कि इसकी जांच होगी सीबीआई से और इस जांच को तो हम करवाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जांच होगी तो ये पता लगेगा कि निश्चित रूप से इतना बड़ा जो घपला होगी उसमें सीएम की जानकारी में नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक एवं स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी जिस प्रकार की जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करने के लिए वह साफ तौर पर तैयार है। हमारी नाराजगी महज अफवाह है। निर्णय करेगी, पार्टी तय करेगी। हमारे बाबा अध्यक्ष उनके ऊपर है, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हम इस पर निभाएंगे। शुरू कह रहे हैं कि अच्छा है कि आप बहू है, बड़ी बहू है। इच्छा है तो चलिए आशीर्वाद मिलेगी। पूरा उम्मीद है आपको? अब आशीर्वाद है तो फिर हमको मिलेगा ही, तो हम लोग ज्यादा दिन नहीं और कुछ ही दिन इंतजार करें, फिर इसके बाद आगे और बात करेंगे। चलिए, कुल छात्रों की भविष्य का सवाल है और सदन में भी उठा था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया इस पर जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, इसमें हम भी साथ देंगे। इधर सोमवार को रांची आने के क्रम में राहुल गांधी ने एक कोयला मजदूर की साइकिल थोड़ी दूर चलाई। अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी से कोयला चोरी से जोड़कर बयान दे रही है तो कांग्रेस कह रही है वो चोर नहीं मजदूर है। सोमवार को रामगढ़ से रांची आने के क्रम में राहुल गांधी ने कोयला मजदूर की साइकिल को थोड़ी देर क्या चलाया, राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। मंगलवार को विधानसभा में बीजेपी के विधायक ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि राहुल गांधी ने चोरी कर ले जा रहे कोयले को चलाकर पता नहीं क्या संदेश देने की कोशिश की। क्या वह चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या वह ये बताना चाहते हैं कि चोरी करने वालों के साथ वो खड़े हैं? उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है झारखंड सरकार को कि कोयला चोरी का जो प्रमाण ये लोग मांगते थे कि कहाँ है, तो वो प्रमाण राहुल गांधी जी ने स्वयं अब तस्वीर खिंचा करके दिए। ये झारखंड के लिए बहुत शर्म का विषय है कि वो जो रोजगार जिसकी बात कर रहे हैं, वो रोजगार में लोगों को टीवी मिलता है, जो मजदूरी है। अगर आप एक चक्र को समझिएगा तो पहले कोयला काटना, फिर उसको पोड़ा बनाना, फिर उसको कैरी करना, और आप समझ सकते हो उस घाटी में जहाँ गाड़ी चलने में परेशानी, तो किसी व्यक्ति को साइकिल पर चढ़ाने में कितनी परेशानी होगी। एक साइकिल जो है वो 3-4 दिन का होता है और जितना दाम उनको मिलता है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो ना तो ये लेबर रोजगार को लेकर की कोई अच्छी बात थी। उधर बीजेपी के इस आरोप से तिलमिलाई कांग्रेस के बड़बोल विधायक इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला। कहा कि वो चोर नहीं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी है। कोयला, बालू और सारी खनिज संपदा उन्हीं की है। झारखंड में अवैध रूप से कोयला निकालकर साइकिल से ढोने की कहानी पुरानी है। जाहिर है कि बीजेपी सोच समझकर आरोप लगा रही है। समस्या ये है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसे मसले को छू दिया जिससे उन्हें परहेज करना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत जो सवाल किया, मैंने कल जवाब दिया है बीजेपी के प्रवक्ताओं को। राहुल गांधी जी चोरों के साथ नहीं, गरीब मजदूरों के साथ, उनके साथ उनका पसीना देखा और कैसे हमारे लोग पसीना बहा रहे हैं। और चोर तो भाजपा के लोगों ने बना दिया झारखंडियों को। जिस आदिवासी के साथ राहुल गांधी जी पसीना बहा रहे थे, वो आदिवासी जो है यहाँ के मालिक हैं। कोयला, लोहा, बालू, पानी, सोना सब आदिवासियों का है और राज कौन कर रहा है? बाहर के लोग। और रेक कौन ले जा रहा है? बाहर के लोग।
हाईवा कौन ले जा रहा है? बाहर के लोग, वो लोग भाजपा को नहीं आएंगे। जो राजधानी रांची का राजभवन उद्यान हर वर्ष आम लोगों के घूमने के लिए खोला जाता है। इसी के तहत आज राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खोला गया, जो 12 फरवरी तक के लिए खोला जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजभवन के गेट नंबर 2 से आम लोगों को एंट्री मिलेगी। ये एंट्री आम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री होगी, परंतु राजभवन उद्यान घूमने आए लोगों को अपने पास पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। विदित हो कि झारखंड राजभवन लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है और आम लोगों के लिए सबसे पहले उद्यान वर्ष 2004 में खोला गया था। राजभवन के इस उद्यान में लगभग 400 किस्म के गुलाब है, जो उद्यान को काफी मनमोहक बनाते हैं। साथ ही मौसमी फूल भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा यदि पेड़ों की बात की जाए तो रुद्राक्ष, कल्पतरु, चंदन जैसे वृक्ष भी लगे हुए हैं। राजभवन घूमने आए लोग उद्यान का मनोरम नजारा लेते नहीं थकते। साथ ही साथ बच्चे विशेष तौर पर इस उद्यान में घूमकर काफी उत्साह में नजर आते हैं। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। परीक्षा के पहले दिन सिर्फ वोकेशनल कोर्स करने वाले छात्रों ने परीक्षा दी। मैट्रिक में IIT व अन्य वोकेशनल विषयों की परीक्षा हुई। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में 9:45 पर शुरू हुई, जबकि इंटर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से हुई। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूर्वी सिंहभूम के 81,022 परीक्षार्थी तथा 12वीं में 20,731 परीक्षार्थी शामिल है। जिले में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए कुल 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 73 केंद्रों पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा तथा 33 केंद्रों पर 12वीं की परीक्षा हुई। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की गाइडलाइन जारी करने के साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास परीक्षा के दौरान धारा 144 भी लागू की गई है। वहीं परीक्षा देकर निकले छात्रों ने बताया कि एग्जाम अच्छा गया, सभी प्रश्न हल्का दिया गया था। वहीं श्यामा प्रसाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराई जा रही है। क्या विषय था आज पहला दिन? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। कैसा रहा? अच्छा था। क्वेश्चन किस चीज़ का पूछा था, हल्का था कि भारी? ठीक ही था। सब लिखे? कॉलेज में वोकेशनल एग्ज़ाम था, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स की संख्या थी 116 और प्रेजेंट हुए 115। एब्सेंट में केवल 1 रहा। और आज वोकेशनल की एग्ज़ाम थी और कल कोर का एग्जाम है, आर्ट्स कोर। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। स्टैटिक मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ हैं, शांतिपूर्ण ढंग से। और इधर रेल GM के साथ रेलवे के विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी टाटानगर स्टेशन पहुंचे। रेलवे विजिलेंस विभाग के SDGM अभय गुप्ता ने मंगलवार को टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ साथ साफ सफाई और स्टॉल की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने कई खामियां पाई, जिसके बाद संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं जब उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 में स्थित एक्सप्रेस फूड प्लाजा के लाइसेंस की जांच की तो उसका लाइसेंस फेल मिला। लाइसेंस 2016 में ही समाप्त हो चुका था। वहीं द नेक्स्ट वेटिंग हॉल में यात्रियों को दिए जाने वाले बिल में GST नंबर अंकित नहीं होने पर वे भड़क उठे और संबंधित कर्मियों की क्लास लगाई। सभी प्लेटफॉर्म के फूड स्टॉल के सामने खाने पीने की चीजों के रेट चार्ट लगाने का निर्देश दिया। SDGM अभय गुप्ता ने सभी को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया और खामियों को जल्द से जल्द दूर करने को कहा। उन्होंने बताया कि ये रूटीन जांच है। रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। उसी के तहत स्टेशन का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने साफ सफाई पर संतुष्टि जाहिर की। कैटरिंग स्टॉल की जाँच में कमी मिलने पर उसे दूर करने का निर्देश दिया गया। नहीं, ये तो हमारा जो रेगुलर हम लोग निरीक्षण करते हैं उसी तरीके से मैं आज निरीक्षण पे यहाँ आया हुआ हूँ और मैंने स्टेशन देखा। स्टेशन बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और जो कैटरिंग वगैरह के स्टॉल हैं वो मैंने थोड़ा डिटेल में चेक किए। ओवरऑल अच्छे मेंटेन हैं। छोटी मोटी कुछ कमियां हैं वो हमने निर्देश दिए हैं उनको ठीक करने के लिए। ओवरऑल काफ़ी अच्छा वेटिंग हॉल भी, सभी सर्विसेज काफ़ी अच्छी मेंटेन की जा रही हैं यहाँ पर। वो एक कमी हमें नज़र आई है कि वो उनके पास उन्होंने कॉपी बाहर में नहीं लगाई है, उनको लगानी चाहिए अपने स्टॉल पे। उनको बोला गया है कि आज शाम तक वो सब जगह लगाएंगे, क्योंकि ये सबका रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, क्योंकि उसके बिना तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं हैं रेलवे में।
तो लेकिन उसका एक कॉपी डिस्प्ले में भी होना चाहिए। तो वही निर्देश मैंने दिए हैं यहाँ पर। फाइन वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं। आइडिया ये है कि हमारे जो यात्री हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और हम लोगों के जो निरीक्षण होते हैं उसमें हमारा फोकस यही रहता है कि यात्रियों की सुविधाओं को और कैसे बढ़ाया जाए। तो जो भी कमियां होती हैं या चीज़ें होती हैं उनमें हम लोग एक्शन लेते हैं। एक्शन अलग अलग टाइप से होते हैं, तो उसी तरीके का ये निरीक्षण है, इसमें ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य ने मंगलवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी ओपीडी से लेकर सभी वार्डों का सघन निरीक्षण कर उपलब्ध व दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने सदर अस्पताल के किचन से लेकर सभी वार्डों में साफ सफाई एवं अन्य कई खामी पाई। इमरजेंसी के बेड में लगे शीट में खून व काफी गंदगी मिली, जिसे अविलंब चेंज करने का निर्देश दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक में भी कर्मचारी नदारद पाए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गृह जिला एवं गृह विधानसभा का ये सदर अस्पताल है, इसे सुधारना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सिविल सर्जन को 24 घंटे के अंदर तमाम खामियों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल की वास्तुस्थिति की पूरी जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय सिन्हा, अस्पताल मैनेजर संजीत राय समेत अन्य उपस्थित थे। लापरवाही तो दिख ही रही है, लापरवाही तो हमने देखी है ना, आपने भी देखी, हमने भी देखी, सिविल सर्जन सर को भी हमने दिखाया कि ये गलत बात है कि जब से अस्पताल खुला है मुझे तो लगता है कि तब से वो बेड वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये लापरवाही है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जीरो करते हैं। पिछले बार बैठक हुआ था, मुझे लगता है 2 या 3 महीना पहले, उसके बाद से हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कोई बैठक भी नहीं हुई, नहीं तय कर पाए। बीच में एक बार किए हुए थे, उसमें कुछ खामियां रह गई थी, इसीलिए उन्होंने हमें भी सूचना नहीं दी थी इसकी कि HMS की बैठक है। हमने सिविल सर्जन सर से उस टाइम कहा था कि आप जल्द से जल्द, ठीक है, जो गलती हुआ ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार जब आप बैठक करेंगे उसको निश्चित रूप से उस बैठक में सभी लोग रहने चाहिए, और जो भी आपके हॉस्पिटल से संबंधित समस्याएं हैं उसका निराकरण उसी बैठक पे किया है। तो इधर जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत गैताडी की 4 वर्षीय बच्ची चंदू कुई का शव सोमवार को एक कुएं से मिला था। इस मामले को लेकर परिजनों ने बच्ची की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर परिजन व काफी संख्या में ग्रामीण दक्षिण करंडी पंचायत की मुखिया सरस्वती टुडू के नेतृत्व में थाना पहुंचे और विरोध जताया। साथ ही थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हर एक बिंदु में जांच की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले की जांच करने पुलिस टीम के साथ मुखिया व ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर एक एक बिंदु पर गहनतापूर्वक जांच की। मालूम हो कि बच्ची घर के समीप से खेलते हुए 2 फरवरी को लापता हो गई थी और काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव 5 फरवरी को किनुडी गांव में खेत के पास कुएं से मिला। बच्ची के पिता मोइका आल्डा ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं पंचायत के मुखिया सरस्वती टुडू ने भी कहा कि बच्ची को जिस स्थिति में शव को कुएं से बरामद किया था उसके शरीर में चोट के निशान थे। इन लोगों ने भी हत्या की आशंका जताई है कि कहीं उसके साथ अनहोनी ना हुई हो। मुखिया ने कहा कि जिस तरह से बच्ची गायब हुई थी उससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस घटना से गाँव के लोग डरे हुए हैं। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसे लेकर परसुड़ी थाना प्रभारी से मिलकर जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। वो तो हम लोगों तो नहीं बोल सकते क्या हुआ क्या नहीं। हम लोगों तो ढूंढने में तो लगा ही हुआ था। 2 तारीख से जो ये हुआ था और आज कितना 5 तारीख जाके मिला तो उतना दिन कहाँ था। उधर तो हम लोगों ने पूरा ढूंढ किया, पूरा छानबीन किया। तो अगर वहाँ आता है ना, वहाँ लड़का लोगों वहाँ डेली आता है। डेली हम लोगों भी वही लोग तालाब में नहाने जाता है ना, वहीं डेली हम लोग नहाने जाते हैं। वहाँ पर लड़का लोगों है, उतना दिन वो लोगों पता नहीं चला। 3-4 दिन के बाद वो लाश मिला वहीं पर, वही कुआं में। तो घर तो नहीं बोल सकते, हम तो ड्यूटी गया हुआ था। आपको आशंका है कि कई बच्ची को मार कर फेंक दिया गया है? संख्या तो ऐसा तो कहीं गाँव से नहीं जाता है। आपको आशंका है कि बच्ची के साथ हत्या हुआ या क्या कुछ गलत हुआ है? हाँ, संख्या में तो ऐसे ही लग रहा हमको हत्या हुआ है। हाँ हाँ। कटोला में एक 4 साल की बच्ची थी जो 2 तारीख सुबह से लापता थी और इसका सूचना जो है थाना प्रभारी को दिया जा चुका था
और वो लोग भी छानबीन कर ही रहते हैं। और हमारे गांव के जो लोग हैं वो और उनके पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है, वो लोग भी उसी दिन से वो बच्ची का खोज पड़ताल कर रहे हैं। और जिसके क्रम में कल विगत 5 फरवरी को वो बच्ची मृत हालत में मिली एक कुआं के अंदर में, और उनके शरीर पे बहुत सारी चोट के निशाने भी देखा गया। तो हमें लगता है कि उनके साथ कुछ तो घटना हुआ होगा, क्योंकि वो जो कुआं है वो गांव से बहुत बाहर है और ऐसे में वो बच्ची नहीं जा सकती अपने से, क्योंकि हम लोग जितने भी गांव के लोग हैं, हम खुद एटलीस्ट एक मुखिया होने के नाते भी वो कुआं तक अब तक हम पहुंचे नहीं है, किसी कोई काम नहीं पड़ता, वो गांव से बहुत ज़्यादा बाहर है। और ऐसे में वो बच्ची अकेले वहां जाएगी और गिरेगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो बच्ची का शरीर में चोट का निशान लग रहा है। हमें लगता है कि उस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ घटना घटी होगी और तभी जाके वो बच्ची कुआं के अंदर में मिली। आज हम लोग थाना प्रभारी को ग्रामीणों के द्वारा बैठक करने के पश्चात हम लोग आज थाना प्रभारी को एक मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें हम लोग मांग किए हैं कि वो बच्ची का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जल्दी मिले और उसके माध्यम से पता लगाए कि बच्ची के साथ क्या घटना हुआ है, और जो भी अपराधी हैं उनको खोज कर कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर हमारे आंगन से एक बच्ची लापता होती है और वो मृत शरीर के साथ हम लोग को मिलता है, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है और बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। हम लोग इसका कड़ी निंदा हुई है या क्या हुआ है ये तो हम नहीं, आशंका लग रहा है कि उनके साथ कुछ तो घटना हुआ होगा। इधर सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर बड़ा काकड़ा मोड़ के समीप तेज रफ्तार बाइक एवं तेज रफ्तार कार के आमने सामने से टक्कर में बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों युवक आदित्यपुर थाना अंतर्गत इच्छापुर के निवासी है और चोरी के एक मामले में हुए पेशी होने के लिए सरायकेला कोर्ट आ रहे थे। दोपहर 1 बजे के आसपास उनकी बाइक विपरीत दिशा से जा रही कार से टकरा गई। टक्कर काफी जोरदार रहने के कारण बाइक पर सवार तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा इसकी जानकारी एम्बुलेंस तथा सरायकेला थाना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को एम्बुलेंस के द्वारा सदर अस्पताल लाई, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद तीनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने कार को जब्त कर कार चालक से पूछताछ कर रही है। इधर मुसाबनी में जय हिंद किसान क्लब द्वारा छठवां टुसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पातर, सोशल मीडिया प्रभारी सुरेश महाले उपस्थित हुए। इस अवसर पर क्लब द्वारा आदिवासी परंपरा के अनुसार गाजे बाजे के साथ फूलमाला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं दूर दराज से आए ग्रामीणों ने अपनी टुसू प्रतिमा का प्रदर्शन लगाया, जिसे देखने दूर दराज से ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ा। इस मौके पर कई नृत्य मंडलियों ने अपना नृत्य का प्रदर्शन भी दिखाया। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। नृत्य संगीत के साथ आयोजित हुआ है टुसू मेला का आयोजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है और इसी के दरमियान आज मुसाबनी के इस 2 नंबर क्षेत्र में सबसे अंतिम टुसू मेला आज संपन्न होने जा रहा है। मैं इस टुसू मेला के माध्यम से यहाँ के भाइयों को, बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस मेला के माध्यम से हमारी जो सामाजिक समरसता और सौहार्दपूर्ण वातावरण है और जो भाईचारा है, इसको हम मजबूत रखें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।